मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच भारत ने अपने देश के क्रू मेंबर्स की सुरक्षा के लिए अब कौन सा बड़ा और सख्त फैसला सुना दिया है। क्या है ये पूरा मामला, उसके ऊपर तो हम डिटेल में बात करेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस को लेकर भारत की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन को लेकर ऐसा क्या बड़ा दावा किया है जिसकी यूरोप भर में चर्चा हो रही है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। साथ में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के तुरंत बाद भारत को कितना फायदा हुआ है, पहले 24 घंटे में कितने का ट्रेड हुआ, उसको भी इसी वीडियो में हम डिकोड करेंगे कि उसका एग्जैक्ट रीजन क्या हो सकता है। इसके बाद इसरो में अचानक से अब तक का जो सबसे बड़ा रेजिग्नेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, उसके पीछे असली वजह क्या निकल कर आ रही है और भारत सरकार को बीच में आकर उसमें कौन से रूल्स बदलने पड़े हैं, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसरो के अंदर क्या गेम चल रही है जिसके कारण देश के स्पेस प्रोग्राम इफेक्ट होने लगे हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बारे में, क्योंकि अब भारत की सरकार ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स के लिए एक बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रांसशिपमेंट करना अब काफी रिस्की हो गया है। ईरान और अमेरिका दोनों ही कमर्शियल शिप्स को टारगेट बना रहे हैं और जब भी किसी कमर्शियल शिप के ऊपर हमले की न्यूज आती है उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडियन क्रू मेंबर्स ही सवार होते हैं। भारत ने इससे पहले दो बार ईरान और अमेरिका के सीनियर डिप्लोमेट्स को सम्मन कर अपना प्रोटेस्ट भी दर्ज करवाया, लेकिन उस प्रोटेस्ट दर्ज करवाने का भी कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए अब लगातार बढ़ती इंडियन क्रू मेंबर्स की कैजुअलिटी को देखते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स के लिए भारत की सरकार ने एक नई एडवाइजरी जारी कर दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आता है, इन्होंने आज सर्कुलर नंबर 36 जारी कर देश के शिप ओनर्स, शिप मैनेजर्स और शिपिंग इंडस्ट्री की रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज को डायरेक्शंस दिए हैं कि भारत के क्रू मेंबर्स और सी फेयरर्स को उन शिप्स के ऊपर डिप्लॉय ना किया जाए जो शिप्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हैं। अगर शिप का ट्रांजिट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से है तो फिर उस शिप के ऊपर इंडियन क्रू मेंबर्स नहीं होंगे या नहीं होने चाहिए। ये सरकार की तरफ से ऑर्डर आज ही जारी किया गया है। इस ऑर्डर में सरकार ने यह भी कहा है कि ये ऑर्डर अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, यानी कि सरकार की तरफ से अगले निर्देश तक ये चीज आगे भी लागू रहेगी। मतलब इसकी कोई फिक्स्ड एक्सपायरी डेट सरकार ने नहीं बताई है। सिचुएशन जब ठीक होगी तो सरकार खुद ही एडवाइजरी जारी कर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होने वाले शिप्स के ऊपर इंडियन क्रू मेंबर्स को डिप्लॉय करने की परमिशन दे देगी, लेकिन तब तक के लिए भारत की सरकार ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही सर्कुलर में डीजीएमए ने यह भी कहा है कि गल्फ रीजन, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सिक्योरिटी सिचुएशन काफी खराब हो गई है, इसलिए शिप्स सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर बेवजह कोई भी रिस्क ना लें। जब भी जरूरत हो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर से कांटेक्ट करें, ये कहना है भारत की सरकार का। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत की सरकार का ये जो सर्कुलर है, इसमें भारत की सरकार ने जो डायरेक्शंस दी हैं वो सब इंडिया में रजिस्टर्ड शिप मैनेजमेंट कंपनीज, इंडियन शिप ओनर्स और भारत में रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये सब तो फॉलो करेंगी जिनका बिजनेस भारत में है या भारत से लिंक्ड है। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं जिनका भारत के साथ कोई लिंक नहीं है, हो सकता है कि वो भारत की सरकार की ये डायरेक्शंस ना माने, क्योंकि उनको हम भारत की सरकार के ये रूल्स मानने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि भारत सरकार ने 80 से 90% तक अपने इंडियन क्रू मेंबर्स को तो सेव कर लिया है, लेकिन अभी भी 10% चांसेस हैं कि कुछ इंटरनेशनल कंपनीज ये डायरेक्शंस फॉलो ना करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट्स के ऊपर इंडियंस को डिप्लॉय करते रहें। हालांकि उसकी परसेंटेज काफी कम होगी, लेकिन ये मैं आपको इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ ताकि कल को अगर दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिप्स के ऊपर हमला होता है, उसमें फिर से इंडियंस पाए जाते हैं, तो आप ये समझ जाओ कि उसके दो ही कारण हो सकते हैं। या तो भारत में रजिस्टर्ड कंपनी ने भारत की सरकार की डायरेक्शंस को नहीं माना, या फिर वो शिप किसी दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड है जिसका भारत के साथ कोई लिंक नहीं है, बस क्रू मेंबर्स इंडियंस थे। यही दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं, वरना जो भारत में रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनके पास तो भारत की सरकार की डायरेक्शन मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और पोलैंड को लेकर, क्योंकि पोलैंड के विदेश मंत्री की एक स्टेटमेंट काफी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का रेफरेंस दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पोलैंड के फॉरेन मिनिस्टर व्लादिस्लाव बार्तोजेस्की, इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि साल 2022 के एंड में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ऐसा करने से रोका था। इनके मुताबिक पीएम मोदी की दखल देने के बाद ही पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का प्लान ड्रॉप कर दिया था। पोलिश फॉरेन मिनिस्टर ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के एक वेल नोन वर्ल्ड स्टेट्समैन है
जो दुनिया में रिस्पेक्ट एंजॉय करते हैं। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनते भी हैं और उन पर ध्यान भी देते हैं और सीरियसली लेते हैं। अब पोलैंड के फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट भारत से ज्यादा यूरोपियन कंट्रीज में वायरल हो रही है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और ब्रिटेन के बीच साइन हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पिछले कल 15 जुलाई को भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो गया है। हमने इसके बारे में अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी और आज भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर ने ये जानकारी दी है कि ट्रेड एग्रीमेंट लागू होने के बाद पहले 24 घंटों में भारत ने ब्रिटेन को कितनी वैल्यू का सामान एक्सपोर्ट किया है। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल सर के अकॉर्डिंग भारत ने पहले दिन $140 मिलियन की कीमत के गुड्स ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किए हैं। अगर हम पिछले साल के एक्सपोर्ट डेटा के साथ कंपेयर करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत ने ब्रिटेन को $13.4 बिलियन के एक्सपोर्ट किए थे, यानी ऑन एन एवरेज डेली $35 मिलियन के एक्सपोर्ट किए थे। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये फिगर $35 मिलियन से सीधा ऑलमोस्ट 4 गुना ज्यादा $140 मिलियन के आसपास पहुंच गया है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि इस साल के एंड में भारत और ब्रिटेन के बीच पहले दिन की तरह 4 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं या फिर नहीं। $140 मिलियन आज के कन्वर्जन रेट के अकॉर्डिंग 1340 करोड़ रुपीस बनते हैं, यानी ट्रेड एग्रीमेंट के बाद पहले दिन भारत ने 1340 करोड़ रुपीस का सामान ब्रिटेन को एक्सपोर्ट किया है। अब इसके पीछे एक पॉसिबल कारण ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर्स ने कुछ कंसाइनमेंट नए रेट्स के लिए डिले कर दिए हों, क्योंकि एक्सपोर्टर्स को पता था कि अगर 15 जुलाई के बाद सामान भेजा तो उसके ऊपर 0 टैरिफ लगेंगे। तभी अचानक से एक दिन में ही एक्सपोर्ट 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। ये भी एक पॉसिबल कारण हो सकता है। आगे आने वाले महीनों में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से देश को कितना फायदा हुआ है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को लेकर, लेकिन आज की न्यूज थोड़ी सी चिंतित करने वाली है और इसमें भारत की सरकार को दखल देनी पड़ी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो में रेजिग्नेशन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसके चलते हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि अब भारत की सरकार को ही इसमें इंटरवीन कर कानूनी फेरबदलाव करने पड़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में इसरो के 100 से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स अपनी जॉब से रिजाइन कर चुके हैं, यानी इस्तीफा दे चुके हैं या फिर समय से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसका एग्जैक्ट कारण तो खैर पता नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि रिसेंटली भारत की सरकार ने स्पेस सेक्टर को भी प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन कर दिया था, जिसके बाद भारत के स्पेस सेक्टर में कई सारी कंपनीज और स्टार्टअप आ गए हैं। और ये जो इसरो से इस्तीफा देने वाले साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ हैं, ये ज्यादा सैलरी और पर्क्स के लिए प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन के बाद स्काईरूट एरोस्पेस, अग्निकुल कॉस्मोस, पिक्सल और इस तरह के स्पेस टेक स्टार्टअप्स तेजी से भारत के अंदर उभर कर सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे इनके पास नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ये भी रिक्रूटमेंट ड्राइव में तरह तरह के ऑफर्स दे रहे हैं। कुछ कंपनीज तो ज्यादा सैलरी के साथ साथ अपनी कंपनीज में स्टॉक ऑप्शन भी दे रही हैं, जिसकी वजह से इसरो के जो सीनियर साइंटिस्ट हैं, जो कुछ सालों के बाद रिटायर होने वाले होते हैं, वो भी अर्ली रिटायरमेंट लेकर इन प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि ये जो लोग रिजाइन कर इसरो से जा रहे हैं, इनमें से कई सारे लोग गगनयान जैसे स्ट्रेटेजिक स्पेस मिशंस और क्रिटिकल स्पेस प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे, जो देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट थे। ऐसे में लगातार बढ़ते रेजिग्नेशन को देखते हुए अब आज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एक नया ऑर्डर जारी करना पड़ा है, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने गगनयान और जो नेशनल इंपॉर्टेंस के क्रिटिकल स्पेस मिशन है, इनसे जुड़े ग्रुप ए के साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनल्स के रेजिग्नेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट के अप्रूवल के रूल्स ही चेंज कर दिए हैं। अभी तक क्या था कि इसरो स्पेस एजेंसी के सेंटर डायरेक्टर्स और हेड ऑफ यूनिट्स, इनको ये पावर्स दी गई थी कि ये किसी भी एसजी लेवल तक के ग्रुप ए साइंटिफिक और टेक्निकल स्टाफ के रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट को खुद ही अप्रूव कर सकते थे। लेकिन अब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने ये पावर्स वापस ले ली हैं। नए रूल्स के मुताबिक अब सेंटर डायरेक्टर्स किसी भी ऐसे साइंटिस्ट का रेजिग्नेशन अप्रूव नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन के साथ रेजिग्नेशन वाली फाइल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को भेजेंगे और फाइनल अप्रूवल का अधिकार सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास होगा, जो डिसाइड करेगा कि रेजिग्नेशन अप्रूव करना है या फिर नहीं। अब इसमें कई सारे लोग बोलेंगे कि सरकार ने रेजिग्नेशन पावर्स को सेंट्रलाइज कर गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और एम्प्लॉइज को आजादी होनी चाहिए रिजाइन या अर्ली रिटायरमेंट लेने की। नो डाउट कि एम्प्लॉइज के अपने अधिकार होते हैं, उनके भी राइट्स हैं, लेकिन सरकार यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि भारत की जो नेशनल स्पेस एजेंसी है, जो देश की सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए कई सारे इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन करती है, उसके जो क्रिटिकल मिशंस हैं वो बीच में ना अटक जाएं, वरना ये सीनियर लेवल के एक्सपीरियंस साइंटिस्ट ये मिशंस को बीच में छोड़ देंगे तो नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित मिशंस में डिले आएंगे, वहां पर एफिशिएंसी कम होगी, जिससे भारत की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए भारत की सरकार को ये जो रेजिग्नेशन और अर्ली वॉलंटरी रिटायरमेंट के अधिकार थे, ये अपने हाथ में लेने पड़े हैं। वैसे आपकी इसके ऊपर क्या राय है?
क्या भारत सरकार ने इसरो में रेजिग्नेशन और अर्ली रिटायरमेंट के अप्रूवल्स की पावर कम कर क्या ये सही किया? हाँ या फिर ना, सरकार को कुछ और करना चाहिए था? नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।